भारत में मोटे अनाज प्राचीन समय से प्रचलन में रहे हैं। अब खाद्य सामग्री में इनके प्रयोग को पुनर्जीवित किया जाना है। इसके लिए सरकार मोटे अनाज को श्री अन्न नाम देकर विशेष प्रयास कर रही है। वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित कराने में अहम भूमिका निभाने के पश्चात भारत सरकार अब मोटे अनाज के उत्पादन को भी बढ़ावा दे रही है। इसके लिए विशेष कार्य योजना बनाकर किसानों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र ने इंटरनेशनल योगा डे और इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स दोनों का ही निर्णय भारत के प्रस्ताव के बाद लिया है। दूसरी बात ये कि योग भी स्वास्थ्य से जुड़ा है और मिलेट्स भी सेहत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरी बात और महत्वपूर्ण है, दोनों ही अभियानों में जन भागीदारी की वजह से क्रांति आ रही है। जिस तरह लोगों ने व्यापक स्तर पर सक्रिय भागीदारी करके योग और फिटनेस को अपने जीवन का हिस्सा बनाया है, उसी तरह मिलेट्स को भी लोग बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं। लोग अब मिलेट्स को अपने खानपान का हिस्सा बना रहे हैं। इस बदलाव का बहुत बड़ा प्रभाव भी दिख रहा है। इससे एक तरफ वो छोटे किसान बहुत उत्साहित है जो पारंपरिक रूप से मिलेट्स का उत्पादन करते थे। वो इस बात से बहुत खुश है कि दुनिया अब मिलेट्स का महत्व समझने लगी है। दूसरी तरफ एफपीओ और एंटरप्रेन्योर्स ने मिलेट्स को बाजार तक पहुंचाने और उसे लोगों तक उपलब्ध कराने के प्रयास शुरू कर दिए हैं। पूरी दुनिया में एक बड़ी आबादी, खास तौर से महिलाएं और बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि हरित क्रांति की सफलता और लोगों के खाने पीने के आदतों में बदलाव के कारण थाली से परंपरागत भोजन गायब हो गया। भोजन की थाली में गेहूं चावल को बढ़ावा दिया गया, जिसके फलस्वरूप आबादी के एक बड़े हिस्से में कुपोषण बढ़ा और कई तरह के रोगों का प्रसार हुआ। दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष, या जिसे कहें कि पोषक खाद्य पदार्थों का या फसलों का वर्ष मनाया जा रहा है। और ये एक बहुत ही बड़ी पहल है, खासकर विशेष रूप से भारत जैसे देश के लिए, जहां दुनिया का 41% मिलेट्स का उत्पादन होता है, लेकिन हम 9% या 10% ही हमारी आबादी का ये मुख्य भोजन आज भी है। जबकि अफ्रीका जैसे देश, जहाँ इनका उत्पादन बहुत ही कम है भारत से, वहाँ लगभग 40% जनसंख्या का मुख्य भोजन पल्सेज हैं। अब जो बात है कि किस तरह से इनका भोजन में प्रयोग बढ़ाया जाए, विशेष रूप से हमारे भोजन में जो हम लोग बहुत दिनों से धान गेहूं का एक आदत सी पड़ गई है कि इनको खाने से, लेकिन इनके खाने से बहुत से जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, खास करके आयरन और जिंक, ये 2 पोषक तत्व हमारे पूरे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और इन पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा इन पोषक फसलों में, जो पहले हम इन्हें मोटे अनाज कहते थे लेकिन अब ये पोषक अनाज कहे जा रहे हैं, इनकी प्रचुर मात्रा हो गई है। और यह एक बहुत प्रमुख कारण है जो इस बात पे जोर दिया जा रहा है कि इन फसलों का उत्पादकता और भोजन में प्रयोग बढ़ाया जाए। एक बार फिर पूरी दुनिया मोटे अनाजों को भोजन की थाली में शामिल करने की दिशा में बढ़ रही है। मोटे अनाजों से मनुष्यों की इम्यूनिटी में वृद्धि होती है। अब मोटे अनाजों को सुपर फूड कहा जाने लगा है। मोटे अनाजों में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिनसे कुपोषण जैसी समस्या से लड़ने में मदद मिलती है। कुपोषण हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। इसके पीछे काफ़ी हद तक हमारे खान पान में परिवर्तन एक कारण है।
हमारी जो लोकल फूड है हम उससे दूर होते जा रहे हैं। इस बार मिलेट्स पे जोर दिया गया है। हमारे देश में हर प्रांत में अलग अलग मिलेट्स की उपज होती है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में ज्वार और बाजरा ज़्यादा उपज होती है। अगर इसका प्रयोग हम अपने खान पान में करें तो काफ़ी हद तक इस चीज़ से बचाव किया जा सकता है, क्योंकि मिलेट्स या इसमें ज़्यादातर फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है जो हमारे गट बैक्टीरिया का फूड है। और अगर हमारे गट बैक्टीरिया हेल्दी रहते हैं तो काफ़ी हद तक हमें न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को मिलते रहते हैं। बाजरा जो कि जाड़े में और ज्वार ज़रूर खाना चाहिए। ये ब्राउन फैट बनाते हैं जो हमारे शरीर को ठंड से तो बचाते ही हैं, साथ में बीमारियों से भी बचाव करते हैं। इसके अलावा जो सीज़न की सब्जियां हैं उसको प्रयोग ज़रूर करना चाहिए। और मिलेट्स का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि एक तो ये ग्लूटेन फ्री रहता है और डायबिटिक पेशेंट से लेकर के कैंसर के पेशेंट्स हों या फिर आपके किडनी के पेशेंट हों, इन सबों के लिए फ़ायदेमंद होता है। मोटे अनाजों के सेवन से कई तरह के रोगों से बचाव में मदद मिलती है, क्योंकि इन मोटे अनाजों में एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं। शरीर को संतुलित और पोषक तत्वों से भरपूर आहार लंबे समय तक ना मिलने के कारण जहां बच्चों में आयु के मुताबिक शारीरिक विकास नहीं हो पाता, वहीं महिलाओं में एनीमिया सहित कई दूसरी बीमारी पाई जाती है। गर्भवती महिलाओं में कुपोषण का असर जन्म लेने वाले बच्चे पर भी पड़ता है। संभवतः यही कारण है कि पूरी दुनिया अब आबादी को स्वस्थ रखने के इरादे से भोजन की थाली में परंपरागत अनाजों को स्थान दे रही है। सुपर फूड की फसलों का उत्पादन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। विश्व में मिलेट्स उत्पादन पर अगर गौर करें तो ये आंकड़ा सामने आता है। वैसे उत्तर प्रदेश में ज्वार और बाजरा प्रमुखता से होता है। अन्य मोटे अनाज भी प्रदेश के कई क्षेत्रों में उत्पादित किए जाते हैं। मोटे अनाज से होने वाले स्वास्थ्य लाभ पर नजर डालें तो ये जानकारी सामने आती है। मोटे अनाज की खेती किसानों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। सबसे पहले तो ये इसके लिए पानी, उर्वरक ऐसे का ज़रूरत कम होता है। साथ ही इसका जो उत्पादन ऐसे क्षेत्रों में कर सकते हैं जहाँ पर कि धान, गेहूँ इस तरह के जो पारंपरिक जो फसलें हैं उसका उत्पादन नहीं ले सकते हैं। तो एक किसानों के लिए, और इसका दाम भी जो है मतलब मार्केट में अच्छा मिलता है, क्योंकि इस साल जो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 का जो घोषणा किया गया है, इसके हिसाब से पूरे विश्व भर में इस मोटे अनाजों का मांग बढ़ने वाला है। और अगर किसान भाई मोटे अनाजों की खेती करते हैं तो इसका उचित मूल्य भी मिलेगा, और साथ ही साथ कम लागत में ये ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करके पूरे विश्व में अपने अनाज को फैला सकते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मोटे अनाज हमारे हमारे स्वास्थ्य वर्धक हैं, और इसमें बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य में को अच्छा करते हैं। और जैसे डायबिटिक, ब्लड प्रेशर, इन तमाम जो आज के जो प्रचलित बीमारियां हैं इसमें इनका लाभ मिलता है। और किसान भाई को भी कम लागत होने की वजह से और अच्छे दाम मिलने की वजह से इनका भरपूर मतलब लाभ मिल सकता है, और उनका आमदनी बढ़ने से उनकी आर्थिक स्थिति सुधर सकती है। जागरूकता और अनूठे प्रयासों से मोटे अनाजों के स्वास्थ्यवर्धक गुणों की जानकारी अब घर घर तक पहुंचने लगी है। सरकार और कृषि संस्थाएं अपने नवाचारों के माध्यम से इसमें बड़ी भूमिका निभा रही हैं।
मोटे अनाजों की खेती से किसानों को काफी फायदा है। जलवायु परिवर्तन की चुनौती के मद्देनजर मोटे अनाजों की खेती को एक बेहतर विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। यदि आप देखें तो हमारी ज़्यादातर ये पोषक फसलें जो हैं, जिनको हम आज कह रहे हैं या मिलेट्स कह रहे हैं, ये धान की अपेक्षा 70% कम इन्हें पानी चाहिए। गेहूं के अपेक्षा ये कम से कम 1 महीने पहले तैयार हो जाती हैं। पानी भी इन्हें कम चाहिए, खाद भी इन्हें कम चाहिए। तो ये ऐसी फसलें हैं कि अगर भविष्य में जो जलवायु परिवर्तन की चुनौती हमारे सामने आ रही है, उसमें अगर हमें लगता है कि अगर हम इन फसलों के क्षेत्रफल को बढ़ाएं, इनके उत्पादन को बढ़ाएं, तो भोजन सुरक्षा और पोषण सुरक्षा दोनों में हमें सफलता मिल सकती है, जो कि आज की आवश्यकता है। ज़रूरत ऐसी नहीं है कि आप धान को छोड़ दें, गेहूं को छोड़ दें, लेकिन ऐसे खेत आपके जहां हैं जहां कि अगर इन फसलों को आप उत्पादन सही कर सकते हैं और उस मिट्टी में हो सकता है, तो निश्चित रूप से हम लोग यही किसानों से निवेदन भी कर रहे हैं और उनको आगाह भी कर रहे हैं कि भविष्य की चुनौतियों के लिए अगर आपको तैयार होना है तो इन फसलों का क्षेत्रफल भी बढ़ाना पड़ेगा। जहां भी आपको लगे कि इन खेत में हम इस फसलों को उगा सकते हैं, और जहां पर पहले से ही इनकी खेती हो रही है, वहां पर और प्रयास करने की ज़रूरत है कि कैसे इनका प्रबंधन अच्छा किया जाए, खास करके इनके जल का प्रबंधन, इनके उर्वरक का प्रबंधन या खादों का, जो भी ऑर्गेनिक खेती की बात हो रही है, तो ये फसलें हमारे ऑर्गेनिक खेती के लिए सबसे अच्छी हैं, क्योंकि इनको कम पोषक तत्व चाहिए और उसमें आप देखें तो इनकी उत्पादकता ज़्यादा होती है। मोटे अनाजों की खेती में लागत ना के बराबर आती है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। रासायनिक उर्वरकों और रोगनाशी कीटनाशी दवाओं की खपत कम होती है, जिससे लागत में कमी के साथ अच्छी उपज मिलती है, जिसके फलस्वरूप किसानों का मुनाफा भी बढ़ जाता है। मोटे अनाजों की खेती में प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कम होता है। सिंचाई के लिए पानी की जरूरत बहुत कम होती है। सूखे की स्थिति में भी मोटे अनाजों की अच्छी उपज किसानों को मिल जाती है। जैसा कि हम 2023 में इंटरनेशनल ऑफ ईयर मिलेट्स को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि जो हमारे माइनर मिलेट्स हैं, लाइक फिंगर मिलेट्स, प्रोसो मिलेट्स, फॉक्सटेल मिलेट, लिटिल मिलेट्स, बार्नयार्ड मिलेट, कोदो मिलेट, स्पेशली इसमें प्रोसो मिलेट, जिसको चीना के नाम से जाना जाता है, ये बहुत ही प्रोटीन रिच होता है। इसमें लगभग 12% प्रोटीन पाया जाता है, 5% इसमें लाइसिन पाया जाता है, जो और भी सभी जितनी सीरियल्स क्रॉप हैं सब में नहीं रहता है, इसलिए इसका काफ़ी इम्पोर्टेंस है। प्रोसो मिलेट जो सभी मिलेट्स क्रॉप में फास्ट ग्रोइंग क्रॉप है, बहुत ही जल्दी ग्रो होता है, इसका ड्राई लैंड में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। ये 60 से 90 दिन में पूरा लाइफ साइकिल कवर कर लेती है क्रॉप। और इसकी अगर एग्रोनॉमी की बात की जाए तो इसका जो लैंड रिक्वायरमेंट है, बलुई दोमट मिट्टी इसके लिए चाहिए जहाँ पर जल भराव ना हो। और इसका बीज की अगर दर की बात करें तो नियर अबाउट लगभग 10 kg पर हेक्टेयर सीड लगता है। और खाद और एवं उर्वरक की बात की जाए तो इसमें 20 kg नाइट्रोजन, 40 kg फास्फोरस और 20 kg पोटास और 5 से 10 टन FYM हमें पर हेक्टेयर की दर से डालना चाहिए। इससे हम अच्छी उपज ले सकते हैं। और इसमें प्रोसो की कल्टीवेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो बात है ध्यान रखने योग्य है, इसमें सेटरिंग लॉस बहुत होता है, इसलिए इसकी हार्वेस्टिंग जो प्रोसो की है बहुत ही समय पर करनी चाहिए, नहीं तो इसमें पूरा सेटिंग से पूरा उसका सीड ज़मीन पे गिर जाएगा अगर हम सही समय पर इसकी कटाई नहीं करेंगे तो। मोटे अनाजों की फसल जल्दी खराब नहीं होती है। यदि किसी कारण से खेत में ये खराब हो भी गया तो ये पशुओं के चारे के लिए उपयोग में आ जाती है। मोटे अनाजों की खेती का सबसे बड़ा लाभ पर्यावरण की दृष्टि से है। रासायनिक उर्वरकों, रसायनों का प्रयोग ना के बराबर होने के कारण मिट्टी, पानी और हवा की सेहत बनी रहती है और कई तरह के प्रदूषण में कमी आती है। हम मोटी अनाज में, जिसको कदन भी हम लोग बोलते हैं,
उसमें जो है हमारा ज्वार है, बाजरा है, रागी है और भी हमारे हैं। तो ये ज्वार जो है हमारा राजस्थान में जो की होती है और ये इसमें पोषक तत्व के देखें तो आप जो है जिंक से लेकर हमारा और कैल्शियम कई पोषक तत्व जो है इसमें उपलब्ध हैं। इसकी खेती जो है ये ज्वार बाजरा रागी की खेती हम बरसात जब प्रारंभ होती है, प्रारंभ होने वाली होती है उस समय करते हैं। और जहाँ तक बाजरे का सवाल है, इसकी जो है बीज दर 9 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर रखी गई है और इसकी जो है उर्वरा जो है इसमें जो है हम लोग 110 से लेके 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 से 50 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से देते हैं। साथ ही इसमें जो है ध्यान रखने वाली बात है कि हमारे खरपतवार नियंत्रण के लिए जो है इट्राजिन 1 से लेकर 1.5 केजी EI प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग कर सकते हैं। ज्वार फसल है जो कि हमारा बीज दर जो है इसमें 6 से 7 केजी प्रति हेक्टेयर रखी गई है और इसमें उर्वरक की मात्रा जैसे कि बाजरा में बताएं लगभग वही है और आपका खरपतवार नियंत्रण भी जरूरी है, उसके लिए भी वही बाजरा में जो बताए गए एट्राजिन उसको अप्लाई कर सकते हैं। और जहाँ तक रागी की बात है, रागी में पोषक तत्व बहुत अच्छी है क्योंकि ये शुष्क अवस्था में, शुष्क दशा में बहुत अच्छी फसल मानी गई है, जैसे कि बाजरा भी मानी गई है आपका। और रागी हम कभी भी ले सकते हैं, जैसे कि बाजरा का है कि ये हम जाड़े के में लेते हैं, ज्वार भी हम जो है कभी भी ले सकते हैं रागी ये, और जैसे कि रागी भी हम कभी ले सकते हैं। रागी में है कि आपका 4 से 5 किलो ही बीज दर प्रति हेक्टेयर रखी गई है। इसमें उर्वरक की मात्रा कम है, जैसे कि आपका जो है इसमें 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस, 20 से 30 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर रखी गई है। और ये इसकी पंक्ति से पंक्ति की दूरी 22 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी तो आप जो है 2 से 3 सेंटीमीटर रख सकते हैं। ज्वार बाजरे में जो है पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 सेंटीमीटर रखी गई है। मोटे अनाज खाद्य सुरक्षा के प्रयासों को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। मोटे अनाजों को बच्चों को कुपोषण से मुक्त करने के लिए पोषण अभियान में शामिल किया गया है। हमारे समाज में सिर्फ टेस्ट बड डेवलप न होने की वजह से बच्चे मिलेट्स की तरफ से थोड़ा दूर हैं। इसलिए हर माताओं का ये कर्तव्य है कि बच्चों में मिलेट्स का टेस्ट बड डेवलप करें। टेस्ट बड डेवलप करने का एक तरीका होता है, बच्चों को शुरुआती दौर पर छोटी छोटी मात्रा में उसको दें और उससे उनको खिलाने का प्रयास करें। इससे उनका टेस्ट बड डेवलप हो जाएगा और वो उस चीज़ों को अपने प्रतिदिन के खान पान में शामिल कर सकेंगे। वैश्विक स्तर पर जिस तरह से बढ़ावा देने की कवायद चल रही है, उससे भारतीय कृषि और किसानों को एक नया बाजार मिलने की पूरी संभावना है। मोटे अनाजों के निर्यात में वृद्धि की उम्मीद बढ़ी है। ऐसे स्थिति में किसान अच्छा उत्पादन कर लाभ कमा सकते हैं। जैसा कि ये वाराणसी और मिर्ज़ापुर जो ड्राईलैंड शुष्क क्षेत्रों में आता है, तो इसमें हम मिलेट्स को प्रमोट कैसे कर सकते हैं। जैसे लोग यहाँ पर धान को उगाते हैं, तो अगर डायरेक्ट सीडेड धान की खेती के साथ इसको मिलेट्स को हम प्रमोट कर सकते हैं। DSR धान के साथ अगर बीच में कुछ 3-4 लाइनें मिलेट्स की साथ में लगाए जाएँ तो इससे हमको क्लाइमेट रिजिलेंट टाइप की प्रैक्टिस को डेवलप कर सकता है। क्योंकि मिलेट्स में अगर बारिश कम भी हुआ है तो मिलेट्स अच्छा कर जाएगा, अगर बारिश ज़्यादा हो जाती है तो हमें धान की उपज अच्छी मिल जाएगी। तो इस टाइप का इंश्योरेंस टाइप का एक क्रॉपिंग सिस्टम हम इसको डेवलप कर सकते हैं मिलेट्स पैडी बेस्ड और मिलेट बेस्ड क्रॉपिंग सिस्टम में। मोटे अनाजों के विभिन्न व्यंजन को बढ़ावा देने की कोशिश भी की जा रही है, जिसे लोग पसंद भी कर रहे हैं। मोटे अनाजों के व्यंजनों के स्वाद जहां आम लोगों को लुभा रहे हैं, वहीं सेहत की गारंटी भी दे रहे हैं।